डॉलर फी बैरल की जो नफसियाती हद है उसे अबूर कर गई। खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ 6% से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की जो कीमतें हैं उनमें बेपनाह इजाफा हो रहा है। सरमायाकारों ने इस खदशे से ख़रीदारी बढ़ा दी है कि अगर खिते में जंग मज़ीद फैली तो तेल की जो सप्लाई है वो शदीद मुतासर हो सकती है। माहिरीन खबरदार करें कि अगर सप्लाई मज़ीद मुतासर हुई तो तेल की कीमतें $160 फी बैरल तक भी जा सकती हैं। आलमी मार्केट में WTI खाम तेल की कीमत भी 91.65 डॉलर फी बैरल की सतह तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जो है वो ऑयल टैंकर्स की तादाद 2 माह की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। सऊदी अरब से तेल ले जाने वाले चीन के 2 ऑयल टैंकर्स जो सुपर ऑयल टैंकर्स थे, बहरहाल वो तमाम हिफाजती खदशात और कशीदगी के बावजूद बाबुल मंदब जो है वो पार करने में कामयाब हो गए। शिपिंग डाटा के मुताबिक ये दोनों जहाज़ जो थे इन्होंने अपने ट्रांसमीटर के जरिए निशानदेही कर रखी थी कि इन पर चीनी अमला सवार है। इससे पहले हौसियों ने बाबुल मंदब पर भी जो है वो हमले किए थे, जिसके बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए थे। ये जो सारी सूरत हाल है दुनिया भर में तेल की सप्लाई और फिर उसकी कीमतों पर जो फ़र्क पड़ा है, इस पर प्रोग्राम में बात करने के लिए डॉक्टर खालिद वलीद साहब जो है वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, एनर्जी एक्सपर्ट है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पहले जो कॉन्फ्लिक्ट था या जो जंग हुई उससे अब ये जो एस्केलेशन है, ये आपके ख्याल में जो है वो किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ है, और मौजूदा एस्केलेशन का ख़ासतौर पर तेल की सप्लाई और इसकी कीमतों के तनाजुर में आप किस तरह से मुवाजना करते हैं पहली जंग से? ये देखिए, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए ख़तरनाक है कि जो पहले एक उम्मीद थी इंश्योरर्स के पास, जो आपके रिस्क गारंटर्स हैं इंश्योरेंस मार्केट में, कि सीज़ फायर हो जाएगा, वो देर पा होगा। लेकिन अब हमने देखा कि सीज़ फायर हुआ, उसके बाद वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई और दोबारा से जंग शुरू हो गई। ये किसी भी रिस्क मार्केट के लिए एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। अब इंश्योरेंस की जो प्राइसेस हैं वो मजीद बढ़ेंगी, और इंश्योरेंस की वजह से ही असल जो क्राइसिस है वो, उसकी जड़ जो है वो इंश्योरेंस प्राइसेस है। अगर कोई एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, तवील होता है, उससे जैसे जैसे इंश्योरेंस बढ़ती है, अगर आप कंपेयर करें इसको प्री वार लेवल से, तो कोई अराउंड 900%, 1000% आपका इंश्योरेंस जो है वो बढ़ गया है। तो जब भी इंश्योरेंस, एक तो ये कि जहाज जाएंगे नहीं, दूसरा अगर जा रहे होंगे, अगर कुछ ना कुछ रास्ता अवेलेबल भी है, कोई अल्टरनेट रूट भी है, तो उसकी इंश्योरेंस कास्ट बड़ी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी प्राइस जो है वो ज्यादा ही रहेगी। और दूसरी साइड पे जो देखने की चीज है वो ये कि जो आपका ईस्टर्न कॉरिडोर है, जो आपका बाबुल मंदब है, उस पे जो ये एस्केलेट कर गया है, वो एक्सपेंशन जो हुई है, उसकी वजह से जो एक रही सही थोड़ी सी उम्मीद थी साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की, साउथ एशियन इकोनॉमीज की, वो जो है वो दम तोड़ रही है कि अगर वहां पे ब्लॉकेड आता है तो वो फिर पूरा चोक हो जाएगा। उससे शायद आपकी यूरोपियन इकोनॉमीज अभी इम्पैक्ट नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद वो भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। एक शायद पॉजिटिव न्यूज यूएसए बेस्ड कंपनीज के लिए होगी कि वो शायद अपना जो क्रूड है वो बेच सकेंगे, लेकिन अगेन जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग कंट्री, एशियन इकोनॉमी, उनके लिए बड़ा खतरनाक होगा ये जो सेकंड आपका ये फेज स्टार्ट हो। लेकिन आबना हुर्मुज़ में अब तो ट्रैफिक बहुत कम हो गई है, तकरीबन बंद है। दूसरी तरफ बाबुल मंदब में होने वाले हमले, अगर ये दोनों बंद हो जाते हैं तो जो नॉर्मल एक ट्रेड, जो तेल की सप्लाई के रूट हैं और जिस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है वो काम करता है, इन दोनों के बंद होने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, एक तो बड़ा आपका सीधा सीधा है कि सप्लाई रुक जाएगी। सप्लाई क्यों रुक जाएगी? आपका जो हुर्मुज़ है वो कोई अराउंड 50 to 60% ट्रेड कंट्रोल करता था। अब जैसे वो हुर्मुज़ बंद हुआ फेज 1 में, तो फेज 1 के बाद यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने अल्टरनेट जो आपका सप्लाई है वो देने की कोशिश की पाइपलाइंस के थ्रू। लेकिन अगेन अगर आपका बाबुल मंदब बंद हो जाता है तो फिर आपकी साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के लिए, साउथ एशियन इकोनॉमीज के लिए 80 to 90% जो आपका क्रूड है वो रुक जाएगा। और क्योंकि खासतौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उसमें एक बड़ी कॉस्ट जो है इंश्योरेंस प्लस जो आपका फ्रेट का कॉस्ट है वो होती है। तो अगर आपको वो केप ऑफ गुड होप और वो साउथ अफ्रीका से होके लंबा चक्कर लेके आना पड़ेगा, उससे होगा ये कि एक तो ये कि आपका जो क्रूड है वो आने में टाइम बड़ा लगेगा एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में। दूसरा वो महंगा होगा, और तीसरा ये कि काफी सारे कंट्रीज, खास पाकिस्तान, उनकी रिफाइनरीज में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो
वेनेजुएलन ऑयल या जो आपका यूएस का ऑयल है उसको जो है वो रिफाइन कर सके, तो वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आरएलएनजी का फैक्टर है। पाकिस्तान में भी काफी सारी बिजली जी। अभी भी आरएलएनजी से बनती है, तो अगर वो भी रुकता है, बंद हो जाता है, तो आपकी जो स्पॉट मार्केट की जो हम महंगे दामों आरएलएनजी खरीद रहे थे वो मिलना भी बंद हो जाएगी। तो ये जो सेकंड फेज है, अच्छा, आई वुड से तो कि ये अगर ये तेल की कमीज होगी। डॉक्टर खालिद साहब, जो तेल की कीमतों के हवाले से ये खौफनाक अंदाजे लगाए जा रहे हैं, अब रिपोर्ट में देख रहा था 160 डॉलर तक भी जो है वो जाने का खदशा है, ये रियलिस्टिक है? देखिए, अगर तो आपके दोनों दोनों राउट्स चोक होते हैं तो बिल्कुल रियलिस्टिक है। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसके अंदर आपकी जो सप्लाई है वो कम होती है। फिर अगर साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को नहीं मिल रहा ऑयल, तो डिमांड फिर उस हिसाब से बढ़ती है। तो ऑब्वियसली ये जो है ये हो सकता है, होना नहीं चाहिए, खतरनाक होगा। कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा। हमने देखा था जो पिछला क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें ऑयल प्राइस जो है वो 130 $135 पर बैरल थी, लेकिन उस टाइम पे आपका जो डॉलर रेट था वो कम था। अब चूंकि डॉलर रेट ज्यादा है तो आपका फिर $160 पर बैरल का मतलब है कि आपकी प्राइस जो है वो 500 को छू रही होगी। तो 500 रुपए पर लीटर पे तो आपकी जो इकोनॉमी है वो कोई कोई भी बजट आपने कभी 500 को तो सोच के भी नहीं बनाया। फिर उसके बाद जो डीजल का क्राइसिस है वो असल क्राइसिस है। वो पाकिस्तान को फूड इनसिक्योरिटी की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि डीजल आपका एग्रीकल्चरल फ्यूल है। अगर फार्मर को इनपुट प्राइस महंगी मिल रही है अच्छा। तो वो कभी भी कंपैटिटिव नहीं रहेगा, कभी भी नई फसल नहीं लगाएगा। तो अगले जो 2-3 साल होंगे वो आपके लिए गजाई किल्लत का बायस भी बन सकते हैं। फिर उसके ठीक। बाद अफ्रीका में भी बात शुरू होगी है कि वो फूड इनसिक्योरिटी और गजाई किल्लत, तो एक पूरा ग्लोबल सुपर साइकिल जो है, जो हमने कोविड के दिनों में देखा था, वो भी रिवाइव हो राइट। सकता है, जो कि अच्छा नहीं होगा डेवलपिंग ठीक कंट्रीज है। के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा लास्टली, जो अल्टरनेटिव रूट्स की बात हो रही थी अभी अपना हुर्मुज़ में, तो बहुत गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। जो अल्टरनेटिव रूट्स की बात हो रही थी वो कहां तक मामला पहुंचा है, और क्या वो रियलिस्टिक है अल्टरनेटिव रूट स्पेशली गल्फ कंट्रीज के लिए? देखिए, एक तो ये है कि जो फिजिकल पाइपलाइंस हैं जो सऊदी अरेबिया और यूएई चाह रहे हैं कि वो अल्टरनेट टू हर्मुज देके हैं, वो वो शायद इतने कम टाइम में उसको बनाना, उस लेवल पे लेके आना वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, फिर उसके बाद जो थ्रेट्स हैं, अगर ये जंग स्केल अप होती है, यूएसए जो है वो जारी रखता है हमले, तो शायद ईरान ने थ्रेट भी किया है कि वो उन पाइपलाइंस को टारगेट करेगा। फिर उसके बाद जो अल्टरनेट बचता है वो यूएसए का बचता है। यूएसए ने काफी इन्वेस्टमेंट की है वेनेजुएला में भी, टेक्सास में भी, कि यूएसए क्रूड जो है, जो टेक्सास क्रूड है, उसको मार्केट में लाया जाए। पाकिस्तान ने हिस्ट्री में पहली दफा यूएसए से एक टैंकर खरीदा भी, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होगा कि एक तो ये कि वो टाइम बड़ा लगता है उसके अंदर, दूसरा महंगा होगा, और तीसरा ये कि आपकी रिफाइनरीज में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो जो है वो उसको रिफाइन कर सके। तो ये सारी चीजें मिला के अगर जंग आगे जाती है तो अल्टरनेट, मेरे हिसाब से शायद अल्टरनेट पाइपलाइंस नहीं है, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। उस पे शायद पाकिस्तान को चाइना के ठीक। इश्तराक से जो आपकी अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, खासतौर पे 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स, उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका जो टोटल व्हीकल जी। फ्लीट है 80% आपका 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स हैं, जो कि आपका 50% ऑयल कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाते हैं और रिन्यूएबल ठीक। एनर्जी पे जाते हैं तो फ्यूचर आपका सिक्योर हो सकता है। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद।